शादी का मखमली अजूबा लहंगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बिंदिया अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। बिंदिया एक साधारण परिवार से थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। बिंदिया के पिता सुरेंद्र एक कंपनी में लेबर का काम करते थे। एक बार बिंदिया को देखने लड़के वाले आते हैं। वे लोग बहुत ही अमीर परिवार से थे। वे लोग जैसे ही बिंदिया को देखते हैं उसे तुरंत ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि बिंदिया दिखने में बहुत ही सुंदर थी। तभी लड़के के पिता कहते हैं, भाई साहब, आपकी बेटी बिंदिया हमें बहुत पसंद आई। हम 1 महीने बाद बारात लेकर आपके घर आएंगे। फिर लड़के वाले 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी बिंदिया की माँ बिंदिया से बोलती है, बिंदिया बेटी, तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अमीर घर से आया है। अगर तुम्हारी शादी पंकज से हो जाएगी तो तुम उस घर में रानी की तरह राज करोगी। लेकिन शादी के लिए तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। शादी के लिए लहंगा, सैंडल, मेकअप का सामान और चूड़ियाँ भी तो चाहिए। हाँ माँ, शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा तो चाहिए और लहंगे के साथ एक अच्छा सा झुमका, सैंडल और चूड़ियाँ भी तो चाहिए। बिंदिया बेटी, तुम चिंता मत करो। इस महीने जब मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा लहंगा खरीदूंगी। लेकिन माँ, आप लहंगा कहाँ से खरीद कर लाओगी? आपको तो महीने के 3 से 4 हजार ही मिलते हैं। 4 हजार में तो मेरा लहंगा नहीं आ पाएगा और 1 महीने बाद ही मेरी शादी भी है। बिंदिया बेटी, तुम चिंता मत करो। 1 महीने के अंदर मैं और तुम्हारे पापा मिलकर कुछ न कुछ तो जरूर कर लेंगे और हम तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाता है, लेकिन बिंदिया की शादी की कोई तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि बिंदिया के पिताजी को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली थी। तभी शाम को बिंदिया के पिता उदास मन से घर आते हैं। पिता को उदास देखकर बिंदिया अपने पिता से पूछती है, अरे पापा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? तभी वहाँ पर बिंदिया की माँ भी आ जाती है। फिर बिंदिया के पापा बोलते हैं, अरे बेटी, अब मैं तुझे क्या बताऊं। इस महीने मेरे मालिक का बहुत नुकसान हुआ, जिस वजह से वो हमें इस महीने का तनख्वाह नहीं देंगे। पापा, फिर आप मुझे लहंगा नहीं दिलवाओगे? आपने ना तो अभी तक लहंगा खरीदा है, न ही चूड़ी, न सैंडल। अब तो बस शादी के 15 दिन ही बचे हैं, लेकिन अभी तक शादी की एक भी तैयारी नहीं हुई है पापा। हाँ जी, बिंदिया तो सही कह रही है। हम लोगों को अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप ही बताओ, हम क्या कर सकते हैं? अब मुझे भी नहीं पता बिंदिया की माँ। अब तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि सब कुछ कैसे होगा। बिंदिया बेटी, लगता है अब हम लोग लहंगा नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी जरूर खरीद लूंगी। साड़ी के साथ साथ एक अच्छी सी सैंडल और चूड़ियाँ भी खरीद कर लाऊंगी। बिंदिया बेटी, तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे पापा की तनख्वाह भी अभी तक नहीं मिली है, इसलिए बेटा हम लहंगा नहीं खरीद पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, आप सही कह रही हो, मुझे अब लहंगा नहीं चाहिए। फिर एक दिन बिंदिया अपने घर के पास के बगीचे में उदास होकर बैठी थी। उसी बगीचे में एक बहुत ही सुंदर परी गुजर रही थी। परी बिंदिया को उदास बैठा देखकर उसके पास जाती है और उससे बोलती है, बिंदिया, तुम इस जंगल में इतना उदास होकर क्यों बैठी हो? आप कौन हो? आप तो दिखने में बिल्कुल परी की जैसी लग रही हो। क्या आप सच में एक परी हो? हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं एक परी हूँ। लेकिन तुम इतना उदास क्यों हो? परी जी, 15 दिन बाद ही मेरी शादी है और मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरी शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा खरीद सके। बस 10 दिन ही शादी के बचे हैं और अभी तक शादी की कोई भी तैयारियां नहीं हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। क्या सच में परी जी, आप मेरी मदद करेंगे? लेकिन
लेकिन वह कैसे? हाँ बिंदिया, मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगी, क्योंकि मैं एक जादुई परी हूँ और हम परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती है और उस शक्ति से मैं जो भी चाहूँ वो तुम्हें दे सकती हूँ। परी जी, तो क्या आप मुझे एक लहंगा दे सकती हो? हाँ बिंदिया, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। इतना बोलकर परी वहाँ पर एक जादुई मखमली लहंगा प्रकट करती है और बिंदिया को मखमली लहंगा देती है और लहंगा देकर परी बिंदिया से बोलती है, बिंदिया याद रहे, यह लहंगा मखमली अजूबा लहंगा है। इस लहंगे से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छी परी हो। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है बिंदिया, अब तुम यह लहंगा लेकर अपने घर जाओ और अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखना और शादी एंजॉय करो। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है और फिर बिंदिया उस मखमली अजूबे लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मी पापा के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ, पिताजी, अब हम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास एक मखमली अजूबा लहंगा है जो मुझे परी ने दिया है। फिर बिंदिया परी की दी हुई मखमली अजूबे लहंगे के बारे में सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताती है। बिंदिया की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं और बिंदिया से कहते हैं, अरे वाह बिंदिया बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो हम तेरी शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। हम गरीबों का मदद किसी न किसी रूप में भगवान जरूर करते हैं। और फिर बिंदिया उस मखमली अजूबे लहंगे के पास जाकर लहंगे से बोलती है, हे मखमली अजूबा लहंगा, आप मेरे लिए एक सुंदर सा सैंडल दे दो। बिंदिया के इतना बोलते ही उस मखमली अजूबे लहंगे में से एक सुंदर सा सैंडल प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर बिंदिया बहुत ही खुश हो जाती है। हे मखमली अजूबा लहंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मखमली अजूबा लहंगा, अब आप मुझे थोड़े से पैसे भी दे दो, क्योंकि शादी के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। बिंदिया के इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। अब बिंदिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे नाचने लगती है और अपने मम्मी पापा के पास आती है और उनसे बोलती है, माँ, पिताजी, आपको पता है, जब मैंने उस मखमली अजूबे लहंगे से सैंडल और पैसे मांगे तो मखमली अजूबे लहंगे ने मुझे तुरंत ही वो सब कुछ दे दिया। बेटी बिंदिया, यह सब परी की वजह से हुआ है। परी का बहुत बहुत धन्यवाद। परी ने तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल दिया, नहीं तो हम लोग शादी की इतनी जल्दी तैयारियां नहीं कर पाते। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं जल्दी से जाकर मखमली अजूबे लहंगे से शादी की बाकी के सारी चीजें मांग लेती हूँ। उसके बाद बिंदिया मखमली अजूबे लहंगे से शादी के लिए मेकअप के सामान, सैंडल, चूड़ियाँ और मेहंदी मांग लेती है। अब उसकी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब बिंदिया के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब इंतजार था तो सिर्फ बिंदिया की शादी वाले दिन का। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन भी आ जाता है। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे और फिर लड़के वाले भी बारात लेकर बिंदिया के घर पर आ जाते हैं। इधर बिंदिया भी मखमली अजूबा लहंगा पहनकर बिल्कुल परी की तरह दिख रही थी। बिंदिया के पिता दहेज लेकर पंकज के पिताजी के पास जाते हैं। तभी पंकज के पिताजी दहेज देखकर बोलते हैं, अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं और आप हमें दहेज क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपसे दहेज नहीं मांगा था। हमें दहेज नहीं चाहिए और हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है। दहेज लेना तो बहुत ही गलत है। मुझे बिंदिया बेटी जैसी बहू मिल रही है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। पंकज के पिताजी की यह बातें सुनकर बिंदिया के पिता बहुत ही खुश होते हैं और फिर बिंदिया और पंकज की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। मखमली अजूबे लहंगे की वजह से बिंदिया का पूरा जीवन ही बदल जाता है और वह ससुराल में जाकर पंकज के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।
अमीर बहू वर्सेस बूढ़ी लाचार सास। किशन एक पहाड़ के किनारे खड़ा होता है और उसकी गहराई को देखकर कहता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया और यूं अकेले रहने से अच्छा तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूं। किशन ऐसा बोलकर जैसे ही उस पहाड़ी से कूदने जाता है तभी उसे एक बूढ़ी औरत रोते हुए वहां आती दिखाई देती है और फिर किशन उनके पास जाकर उनसे पूछता है, क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आपको पता है ना ये कितनी खतरनाक जगह है, अगर यहाँ से आपका पैर फिसल गया तो आप यहाँ से गिर भी सकती हो। बस यही सोच कर तो आई हूँ बेटे, क्योंकि अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए इस जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहती हो? आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ? क्या बताऊँ बेटे, मेरी बहू मुझ पर हमेशा अत्याचार करती रहती है और मेरे बेटे के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब मेरी बहू ने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया। वो उसे अपने साथ शहर लेकर चली गई और मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरा कोई सहारा नहीं है बेटे, इसलिए अब यूँ दर दर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है मैं अपनी यह जिंदगी खत्म ही कर दूं। उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ जाता है और वो उस अम्मा से कहता है, अरे जब आपके बेटे और बहू को आपकी कदर ही नहीं है तो आप क्यों उनके लिए अपनी जान दे रही हो? और एक मैं हूँ जो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और उनके बिना मैं इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ। काश आप मेरी माँ होती तो मैं कभी भी अपने आप से आपको दूर नहीं होने देता। माँ जी, क्या मैं आपको अपनी माँ कह सकता हूँ? अरे क्यों नहीं बेटे, तुम्हारे जैसा बेटा पाना तो हर माँ के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती और अब मैं जीना भी नहीं चाहती। नहीं माँ, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं पहले ही अपनी माँ को खो चुका हूँ, अब मैं आपको नहीं खोना चाहता, इसलिए अब आपको अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने बेटे के साथ रहोगी। प्लीज माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। किशन की बात सुनकर वह बूढ़ी महिला बहुत ही खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। ऐसे ही समय गुजर रहा था और किशन कौशल्या का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। वो उसे बिल्कुल अपनी माँ के जैसा ही प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ किशन एक नित्या नाम की लड़की से भी बहुत प्यार करता था। एक दिन किशन कौशल्या को नित्या के बारे में बताता है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? अरे किशन बेटा, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम उस लड़की को पसंद करते हो तो जरूर उसमें कोई बात होगी। इसलिए बेटा तुम बिना समय गवाए उस लड़की से शादी कर लो और उसे इस घर में बहू बनाकर ले आओ बेटा। किशन कुछ ही दिनों में नित्या से शादी कर लेता है और उसे अपने घर पर ले आता है। नित्या किशन और कौशल्या का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन जब एक दिन नित्या मार्केट में कुछ सामान लेने गई होती है तो उसे वहीं पर अपनी पड़ोस की एक बहू मिल जाती है। अरे ओ नित्या, तुम भी यहाँ पर सामान खरीदने आई हो? हाँ, वो मैं माँ जी के लिए कुछ सामान खरीदने आई थी। क्या माँ जी के लिए सामान? लेकिन तुम्हारी सास तो इस दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, तो तुम उस बूढ़ी औरत के लिए सामान खरीदने आई हो? तुम्हें पता है वो तो एक गरीब भिखारिन औरत है जिसे किशन पता नहीं कहां से उठाकर अपने घर ले आया। क्या यह तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद कुसुम नित्या को सारी सच्चाई के बारे में बताती है, जिसके बाद नित्या के मन में कौशल्या के लिए नफरत पैदा हो जाती है। अरे मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इतने सीधे हैं जिसे कोई भी अपनी बातों में फंसा सकता है, और मुझे पता है कि वह औरत किसी बुरे मकसद से मेरे घर में आई है। शायद वो पैसों की लालच की वजह से आई हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।
मैं उसे खुद इस घर से धक्के मारकर निकालूंगी। इतना कहकर नित्या अपने घर वापस आ जाती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। देखना, आज तो मेरे हाथ का खाना खाकर इस बुढ़िया को नानी ही याद आ जाएगी। ऐसा कहकर नित्या कौशल्या के खाने में ढेर सारी लाल मिर्ची डाल देती है और उसके बाद वह कौशल्या के पास खाना लेकर जाती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, तुम्हें पता है ना, मैं किशन के साथ ही खाना खाती हूँ, इसलिए पहले किशन को आ जाने दो, फिर हम सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। पर माँ जी, आज किशन की कंपनी में एक पार्टी है, इसलिए वो वहीं से खाना खाकर आएंगे, इसलिए आप ये खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है बहू, तुम खाना यहीं पर रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। नित्या खाना रखकर वहाँ से चली जाती है और खुद जाकर बिना मिर्च का खाना बड़े ही मजे से खाती है। जब थोड़ी देर बाद कौशल्या खाना खाती है तो उसका मुंह मिर्ची की वजह से जलने लगता है और जब वह पानी पीने जाती है तो उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। अरे ये क्या हो रहा है, पूरे घर में कहीं भी पानी नहीं है और मेरा पूरा मुंह जल रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी कौशल्या की नजर गुलदस्ते के अंदर भरे पानी पर पड़ती है और वह अपनी मुंह की जलन को भगाने के लिए उस गुलदस्ते का पानी पी लेती है, जिससे कौशल्या को थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर जब रात में किशन घर वापस आता है तब वह सीधा अपने कमरे में सोने चला जाता है। किशन के सो जाने के बाद नित्या कौशल्या के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे माँ जी, आपने तो बताया ही नहीं, आज आपको मेरे हाथ का खाना कैसा लगा? मजा आया ना? अरे बुढ़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती जो दूसरों के घर पर आकर बैठी हो? अरे बहू, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? किशन मेरा बेटा जैसा है, इसलिए बस मैं उसके साथ रह रही हूँ, मेरे मन में कोई लालच नहीं है बहू। अपना यह नाटक तुम मेरे सामने तो करना ही मत, और मेरे पति सीधे हैं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। और आज तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिखाया है, मैं तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। उसके बाद नित्या कौशल्या पर अत्याचार करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बात की किशन को कानों कान खबर नहीं होती है। लेकिन एक दिन जब किशन अपनी एक फाइल लेने घर आता है तब वह नित्या को कौशल्या पर हाथ उठाते देख लेता है और वह वहीं खड़ा होकर सब कुछ सुनने लगता है कि किस तरह नित्या कौशल्या पर अत्याचार कर रही है। उसके बाद जब वह घर में जाता है, माँ क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, वह माँ जी का पैर फिसल गया था ना, इसलिए वह नीचे गिर गई है। किशन उसी समय नित्या को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है नित्या, कि मेरे जाने के बाद तुम कैसे मेरी माँ पे अत्याचार करती हो। अच्छा, एक तो मैं तुम्हें इस बूढ़ी औरत से बचा रही हूँ, ऊपर से तुम मुझ पर ही हाथ उठा रहे हो। इस बूढ़ी औरत ने मुझे एक माँ का प्यार दिया है, जिसके लिए मैं इतना तरस रहा था, और तुम उसी के ऊपर इतना अत्याचार कर रही हो। अब मैं तुम्हें इस घर में और नहीं रहने दूंगा, तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं किशन बेटे, तुम मेरी बहू को घर से मत निकालो, आखिर यह तुम्हारी पत्नी है। कौशल्या की ऐसी बातें सुनकर नित्या को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वह कौशल्या से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बहू, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। और उस दिन के बाद से नित्या कौशल्या का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उसे अपनी सास का दर्जा देती है, और अब ये लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।